हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हूँ एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 1 मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने के लिए। तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी मैं आपके साथ दो सेक्शंस इसके कवर कर चुका हूँ, यानी एक इंग्लिश और दूसरा जनरल अवेयरनेस। तो 25 क्वेश्चंस टोटल, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ रीजनिंग के सेक्शन के 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस अगली वीडियो में। और देन उसके बाद क्वांट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार के एसएससी सीजीएल एग्जाम के, बाकी के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ वगैरह, तो आप जरूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोस का आने वाली का भी अपडेट लगातार मिलते रहेगा। इसके अलावा भी देखिए, हम बैंकिंग एग्जाम्स को भी कवर करते हैं, रेलवे को भी। तो आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस लगातार बेसिस पर मिलती रहेगी। इसके अलावा डेली बेसिस पर हम मॉर्निंग में आपके साथ करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखा करें, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें आपको आज के टाइम पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको वीडियो के एंड में मेरे को कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। तो आप मेरे साथ इन्हें सोल्व करते रहें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 अब आपकी स्क्रीन पे है। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner, यानी उनमें कुछ सिमिलैरिटी है जबकि चौथा इनसे अलग है। तो आपको वही ओड वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देखिए, जो हमें चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, सबसे पहला है पेन्योरी, इंडिजेंस, प्लेंटी और डेस्टिट्यूशन। तो देखिए, जहाँ तक मतलब है पेन्योरी वर्ड का, इंडिजेंस का और डेस्टिट्यूशन, इन सभी का एक ही मतलब है कि अगर कोई पर्सन काफ़ी पुअर है, गरीब है, उसकी फाइनेंशियल अगर कंडीशन काफ़ी मतलब खराब है, ठीक है ना, ओवरऑल अगर हम बात करें काफ़ी पुअर है, तो उनके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी पेन्योरी, इंडिजेंस और डेस्टिट्यूशन वर्ड। तो ये तीन में तो देखिए सिमिलैरिटी हो गई, ये साइनोनिम्स है। तुम्हारा ओड वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, प्लेंटी। तो देखिए, प्लेंटी वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, वो होता है कि अगर कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कहीं पर अगर प्रेजेंट हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज में आपको पता है जो क्रूड ऑयल होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है ना, वहाँ पे पानी कम, क्रूड ऑयल ज़्यादा मिलता है, इसलिए प्लेंटी यहाँ पे हमारा ओड वर्ड हो गया। ठीक है ना, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं जो वोकेबलरी का क्वेश्चन है इंग्लिश का, वो यहाँ पे रीजनिंग में पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो खैर, तो इसका ओड वर्ड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन यानी प्लेंटी। क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें, मैं गिवन है 40, 37, 43, 34, 46 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये ओवरऑली हमारी सीरीज है, ये दो सीरीज से मिलकर बनी हुई है। फिर आप देखिए, पहला पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे 40, फिर आप एक का गैप ले लेते हैं 43, यानी इसमें हमने +3 किया, फिर +3 आप करेंगे तो 46, और अगला जो आएगा वो आएगा 46 में +3 49। एक पैटर्न तो ये हो गया। और जो दूसरी हमारी सीरीज है 37 में आप -3 करेंगे 34, और 34 में -3 करेंगे तो 31। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 31, यानी डी ऑप्शन। ये जो हमारी ओवरऑल नंबर सीरीज थी, ये दो सीरीज से मिलके, दो पैटर्न से मिलके बनी हुई थी। एक में +3 हम कर रहे थे और दूसरे लॉजिक क्या था, -3। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। इफ ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एन ओड न्यूमेरिकल वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सच एज, अगर हम ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1, तो बी को क्या करेंगे 3, एंड सो ऑन, यानी हम सभी ओड न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी को हम क्या अनाउंस क्या देंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। सी को कर देंगे 5, डी को कर देंगे 7, ई को कर देंगे 9। ठीक है, इसी तरीके से एफ को 11, जी को 13 और एच को 15। तो हमारा स्टार्ट जो वर्ड हो रहा है हनी का हमें कोड बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है एच है, तो एच का कोड मैंने आपको बताया 15, जो कि हमें बी और सी में गिवन है, यानी ए और डी तो हमारे सीधा यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बी और डी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान, बी और सी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो देखिए यहाँ तक तो इसमें सिमिलैरिटी है, 15, 2, 9, 2, 7, 9 तक। ठीक है ना, इसमें भी अगर आप देखेंगे 15, 2, 9, 2, 7, 9, तो यानी HONE तक तो दोनों ही बी और सी ऑप्शन में सही चल रहा है। बस आपको y का बताना है कि y की वैल्यू क्या आएगी, 47 या 49। तो आप खुद से चेक करें, और जो भी इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा 47 या 49 में से जो इसकी वैल्यू आएगी वही आप आंसर मार्क कर देना। तो इसका आप मेरे को कमेंट करके बताना कि y की वैल्यू क्या होगी, 47 या 49, इस लॉजिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वन इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड हियर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड, यानी जो रिलेशन यहाँ पे काउंसिल का मिनिस्टर के साथ है वही आपको बताना है सेलर का इन ऑप्शंस में से किसके साथ होगा। तो आपको देखिए पता हो कि मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, काउंसिल। ठीक है ना, आपने सुना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम काउंसिल कहते हैं। तो वैसे सेलर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस बात है सेलर्स के ग्रुप को हम सी नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि
सेलर्स तो देखिए आपको पता है लिविंग जो पर्सन्स होते हैं सेलर्स, तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रू, क्योंकि सी तो समुंदर है तो वैसे तो ये नहीं हो सकता। कैप्टन एक इंडिविजुअल पर्सन होता है तो वो भी नहीं हो सकता, शिप भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी क्रू। जिस तरीके से मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम काउंसिल कहते हैं, वैसे सेलर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। हम कहते हैं ना शिप का जो क्रू मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो सेलर्स के ग्रुप को हम क्रू कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। जो हमें सेट गिवन है यानी 13, 65 और 117 का जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा है, वही आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो 13 के बाद है 65 और 65 के बाद है 117, तो आपको पता होगा कि 13 5 जा होता है 65 और 13 9 जा होता है 117। यानी पहले हमने 13 को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया और अगले टर्म के लिए 9 से, ठीक है ना। 13 5 जा 65 होता है और 13 9 जा 117। तो आप चेक करें कि क्या 12 5 जा क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन से सिलेक्ट करें तो 12 5 जा होता है 60, जबकि यहाँ पे 55 गिवन है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया क्योंकि 12 5 जा 60 होना चाहिए था, यहाँ पे 55 गिवन है। अगर हम बात करें 14 का, ठीक है, तो 14 5 जा तो 70 होता है, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन क्या 14 9 जा 127 होता है, तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 14 9 जा क्या होता है 126 होता है, तो यहाँ पे 127, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अब 17 का भी ऐसे आप चेक करें और 15 का भी, ठीक है, और आप मेरे को बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि 17 5 जा 85 तो ठीक है, लेकिन 17 9 जा क्या होता है 153 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। 17 9 जा 153 होता है, ना कि 163। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 15 5 जा 75 और 15 9 जा होता है 135। तो हमने बेसिकली पैटर्न यहाँ क्या था, पहले हमने इंटू 5 किया और फिर इंटू 9। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साउथ। तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन क्या हम क्या कहते हैं, साउथ, ठीक है। जैसे आपको नॉर्थ के जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन को हम साउथ कहते हैं, वैसे ईस्ट के जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन को वेस्ट। तो यानी अगर यहाँ पे एक हमें नॉर्थ गिवन है तो बिल्कुल उसके अपोजिट गिवन है साउथ। तो आपको यहाँ पे भी एक तरीके से एंटोनिम ढूंढना है। अगर कोई चीज़ जैसे यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे करके ऑप्शंस को, तो हमें ए ऑप्शन में गिवन है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। देखिए दोनों ही ये पॉजिटिव क्वालिटी, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब जैसे अपोजिट क्या होता है, एक है कि आप सच बोल रहे हैं, एक है तो झूठ बोल रहे हैं, तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, सच बोलना और झूठ बोलना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे जैसे एक हमें डायरेक्शन नॉर्थ गिवन और बिल्कुल उसके अपोजिट साउथ। तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी तो देखिए दोनों चीजें पॉजिटिव ही हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डक्टाइल और बेंडेबल, देखिए ये क्वालिटी होती है किसी मटेरियल की। डक्टाइल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कॉपर होता है, हम उसे वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने कॉपर वायर्स देखी होंगी जो वाइंडिंग वगैरह में यूज होती है, तो वो एक क्वालिटी होती है किसी भी मेटल की या किसी भी मटेरियल की, जिसे हम उसे वायर की फॉर्म में बेंड कर सकते हैं, हम उसे डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। और बेंडेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर बेंड हो सके। तो ये भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। सी की अगर बात करें होल और टोटल, अब देखिए होल का मतलब और टोटल दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं होल अमाउंट, ठीक है ना, तो होल का भी मतलब जब हम किसी चीज़ के ओवरऑल क्वांटिटी को जब हम कंसीडर करते हैं, होल अमाउंट, होल मटेरियल, ठीक है ना। और टोटल का भी मतलब होता है टोटल अमाउंट। तो ये भी एक दूसरे से सिमिलर ही है एक दूसरे के। तो ऑब्वियसली बात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्रॉन और स्माइल। स्माइल का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ को लेके खुश हैं, और फ्राउन का मतलब होता है अगर किसी चीज़ को लेकर आप एंग्री है, डिसअपॉइंटेड है, तो हम फ्रॉन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको फ्रॉन वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन अगर आपको बाकी का पता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए सिलोजिज्म पर बेस्ड है। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर कंक्लूजन गिवन है। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट्स के अंदर, उन्हें आपको ट्रू मान के चलना है, इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स। जैसे पहली स्टेटमेंट में हमें गिवन है सम मशीन्स आर काइट्स। अब आपको पता है जो हमारी मशीन्स होती हैं उनका काइट से कोई रिलेशन नहीं होता, पतंगों से, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें इन्होंने स्टेटमेंट में गिवन है तो हमें ट्रू मान के इसे चलना होगा, हमें खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कौन से कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली फॉलो हो रहे हैं। तो दो स्टेटमेंट है, पहला है सम मशीन्स आर काइट्स,
और मशीन का पिजन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मशीन का काइट के साथ तो कुछ पोर्शन कॉमन है, रिलेशन है, लेकिन मशीन का पिजन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स है तो आप इसे माइंड में भी याद रख के कर सकते हैं। अगर 3 या 4 स्टेटमेंट्स हो तो उसे वेन डायग्राम के थ्रू ही करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले कंक्लूजन की, कि सम मशीन्स आर पिजन। तो देखिए जब आप एक चीज हमें क्लियरली सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है कि नो मशीन इज अ पिजन, मशीन का कोई भी रिलेशन नहीं है पिजन के साथ, तो जो पहला कंक्लूजन है कि सम मशीन्स आर पिजन, तो कैसी बात है, पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें कि ऑल काइट्स आर पिजन, तो अगर आप देखेंगे इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में हमें काइट्स और पिजन का कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं गिवन। ठीक है, हम किसी भी कंक्लूजन को तभी ट्रू मानते हैं जब वो 100% उसके पॉसिबिलिटी हो। ठीक है ना, जबकि जब वो 100% ट्रू हो तो ही हम किसी कंक्लूजन को सही मान के चलते हैं। जबकि यहाँ पे ऑल काइट्स और पिजन की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन 100% हमें नहीं पता, क्योंकि हमें काइट्स और पिजन के बारे में कोई भी यहाँ पे एज सच रिलेशनशिप नहीं गिवन। ठीक है ना, तो इसलिए दूसरा कंक्लूजन तो हमारा, हम उसे भी ट्रू नहीं मान सकते, क्योंकि 100% जब तक वो ना हो तो। ठीक है, तो दूसरा भी नहीं। और अब एक तीसरे कंक्लूजन को आप पढ़े एक बारी, कि सम काइट्स आर नॉट पिजन्स। अब मेरे को आप बताएं कि क्या आंसर इसका होगा। पहला कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आप बताएं। मैंने आपको स्टेटमेंट्स बता दी कि सम मशीन्स आर काइट्स और नो मशीन इज अ पिजन। तो चलिए बताएं। अब देखिए जो तीसरा कंक्लूजन है कि सम काइट्स आर नॉट पिजन्स, अब आप एक चीज देखें, क्योंकि मशीन्स का काइट के साथ कुछ पोर्शन कॉमन है, सम मशीन्स आर काइट्स। ठीक है ना, तो मशीन का जो है काइट के साथ कुछ पोर्शन कॉमन है, और क्योंकि मशीन बिल्कुल भी मशीन का पिजन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन काइट का भी जो मशीन के साथ कॉमन है वो पिजन के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि सम मशीन्स और काइट्स हमें क्लियरली गिवन है, मशीन और काइट के बीच में कुछ पोर्शन कॉमन है। लेकिन क्योंकि मशीन का पिजन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो जो वो कॉमन वाला पोर्शन है मशीन और काइट का, वो पिजन के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो इसलिए सम काइट्स आर नॉट पिजन, ये बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि जो कॉमन वाला पोर्शन है मशीन और काइट के बीच में, क्योंकि सम मशीन आर काइट, और क्योंकि मशीन पिजन के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो इसलिए कुछ पोर्शन जरूर काइट का होगा जो कि पिजन के साथ शेयर नहीं हो सकता। तो इसलिए तीसरा कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ट्रू है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोस। तो अगर आपको देखिए सिलोजिज्म पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसे विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, यहाँ पे हमें ये ब्लड रिलेशन का है, खासकर कोडेड ब्लड रिलेशन, तो इसको भी आप ओरली सोल्व करने की कोशिश करें। अब a प्लस बी का मतलब है a इज द फादर ऑफ b, a माइनस बी का मतलब है इज द सिस्टर ऑफ b, a इंटू बी का मतलब है इज द ब्रदर ऑफ b, और a डिवाइड बाई b का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट आपको ध्यान में बस सबका जेंडर रखना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें गिवन है आर प्लस एस। तो देखिए ए प्लस बी का जैसे मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे आर से, और बी को रिप्लेस कर देंगे एस से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज द फादर ऑफ एस। तो आर जो है वो फादर है किनके, एस के, तो यानी आर का हमें जेंडर कंफर्म हो गया, आर मेल है, और आर जो है वो फादर है एस के। एस इंटू टी का मतलब क्या है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, यानी एस का भी हमें जेंडर पता चल गया, एस मेल है और जो है टी के भाई है। यानी आर का हमें पता था आर जो है वो फादर है एस के, तो ऑब्वियसली बात है टी के भी फादर हो जाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि एस जो है वो ब्रदर है टी के। फिर हमें गिवन है टी माइनस बी, और टी का हमें बारे में टी माइनस बी बी क्या हो जाएगा, टी इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी टी का हमें जेंडर कंफर्म हो गया, वो एक फीमेल है और सिस्टर है किनकी, वी की। अभी वी का हमें जेंडर नहीं पता, और वी प्लस डिवाइड बाई यू का मतलब क्या है, वी इज द डॉटर ऑफ यू, तो हमें वी का भी पता चल गया जेंडर, वो डॉटर है किसकी, यू की। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए जब एस टी और वी आपस में सिबलिंग्स है, जिसमें से एस मेल है और टी और वी सिस्टर्स हैं, टोटल यानी हम कह सकते हैं 3 भाई बहन है, जिसमें से एस जो है वो भाई है और 2 बहनें हैं टी और वी। और क्योंकि वी डॉटर है यू की, और आर हमें ऑलरेडी पता है कि आर फादर है, तो ऑब्वियस बात है यू क्या हो जाएंगी, इनकी मदर हो जाएंगी इन तीनों की। क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आर और यू एक मैरिड कपल है, उसमें से आर अगर मेल है तो यू फीमेल हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया एक मैरिड कपल है आर और यू, उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से एस मेल है और टी और वी जो है वो फीमेल है। तो यानी आर और यू की एक सन है और 2 डॉटर्स है। आपको बताना है देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। तो एस का क्या रिलेशन है यू के साथ, तो एस का क्या रिलेशन है यू के साथ, ऑब्वियसली होता है एस क्या है, सन है किनके, यू के।
ठीक है, तो एस है सन यू पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रीथर इज कोडेड एज 29512859। तो आपको बताना है इसी अगर हम सेम कोड लैंग्वेज को यूज करते हैं तो एविएशन का क्या कोड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए बी का अगर आप अल्फाबेटिकल पोजीशन देखेंगे 2 होती है, तो यहाँ पे भी 2 गिवन है। ठीक है, अब आर की पोजीशन क्या होती है 18। अब आर की पोजीशन 18 होती है, अगर 8+1 अगर आप करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद ई की पोजीशन 5 होती है, ए की पोजीशन 1 होती है। तो इस तरीके से मतलब हम कर क्या रहे हैं, जो सिंगल डिजिट वाला है उसे तो हम एज इट इज लिख रहे हैं, जो 2 डिजिट वाले हैं उसको हम ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर होगी। तो ब्रीथर का कोड में पता चल गया। वैसे एविएशन का क्या होगा, अब ए की पोजीशन 1 होती है तो आपको चारों ऑप्शन में ही 1 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब बी की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, वी की पोजीशन होती है 22। तो 22 में जब 2+2 कर देंगे तो 4। तो आपको 4 किस किस में गिवन है, ए और बी में। इसका मतलब सी और डी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आई की अगर बात करें पोजीशन 9 होती है, जो कि ए और बी दोनों में ही गिवन है। ए की 1 होती है, ए भी दोनों में गिवन है। फिर टी की पोजीशन होती है 20, तो 2 हो जाएगा, 2+0, तो 2 भी दोनों में गिवन है। फिर आई अगेन 9। ठीक है, ठीक है, और फिर ये 2 हो गए और। ठीक है, तो अब देखो ओ की अगर हम बात करें तो होता है 15। तो 1+5 6, 6 हमें गिवन है बी ऑप्शन में। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, तो अब हमें कोड यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम क्या कर रहे थे, जो सिंगल डिजिट्स वाले अल्फाबेट थे उनको एज इट इज लिख रहे थे। जो 2 डिजिट वाले अल्फाबेट्स की जिनकी पोजीशन, बेसिकली हम जो अल्फाबेट्स की पोजीशन होती है ए से लेके जेड, यानी 1 से लेके 26 तक, जो सिंगल डिजिट वाले थे उन्हें हम एज इट इज लिख रहे थे, और जो 2 डिजिट वाले थे हम उनको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेन डायग्राम। आपको यहाँ पे 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, और कौन सा सेट जो है इन्हें बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या वो है वीक्स, ईयर्स और मंथ का, हाउस, विंडो और टेनेंट का, पैराग्राफ, सेंटेंस, पेन का, या ट्रक, शिप और ट्रांसपोर्ट का। तो अब आप एक ध्यान से देखें, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ट्रक जो है एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, शिप जो है वो एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेकिन क्या ट्रक और शिप का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हमारा ओबेसी बात है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में नहीं आ सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत होगा। ये बात ठीक है कि दोनों ही हमारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, तो एक बड़े वाला सर्कल होगा और उसमें ट्रक और शिप अलग अलग होंगे, क्योंकि ट्रक और शिप का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हमारे ये तो नहीं हो सकता। पैराग्राफ, सेंटेंस और पेन। अब आप एक चीज देखें, कोई भी पैराग्राफ कैसे बनता है, सेंटेंसेस, अगर हम बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ दें तो एक पैराग्राफ बनता है। लेकिन पेन का तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में, पैराग्राफ और सेंटेंस है, तो इसलिए सी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, फिर अगर बी की बात करें, हाउस, विंडो, टेनेंट। अब आप एक चीज देखें, एक घर के अंदर जो है एक टेनेंट रह सकता है, यानी किराएदार जिसे हम कहते हैं, जो मंथली रेंट दे के रहता है। तो एक हाउस के अंदर टेनेंट रहता है, और उस हाउस के अंदर विंडोज भी होती है। ठीक है ना, जो ग्लास की विंडोज होती हैं वो भी लगी हुई होती है। लेकिन क्या विंडो और टेनेंट का आपस में कोई रिलेशन है, ये बट ये एक घर के अंदर एक पर्सन रह सकता है जो रेंट पे रह रहा है। ठीक है, विंडोज से, विंडोज जो है किसी भी घर को बनाने के लिए विंडोज जरूर लगानी पड़ती है वेंटिलेशन वगैरह के लिए, लेकिन विंडो टेनेंट का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बी भी गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं ओबेसी इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी क्यों, आप देखेंगे अगर आप वीक्स जो है, देखो एक मंथ में काफ़ी सारे वीक्स होते हैं, एक साल के अंदर काफ़ी सारे मंथ्स होते हैं। आपको पता है 12 मंथ से मिला के हमारा साल बनता है। और मंथ कैसे बनता है, वीक्स को अगर हम, आपको पता है कम से कम 4 वीक्स तो होते ही होते हैं। ठीक है ना, किसी भी महीने के अंदर 4 वीक, अगर सात सात आपको पता है 7 दिनों को हम एक वीक कहते हैं। ठीक है ना, 7 डेज को हम एक वीक कहते हैं। तो वीक से मिलके मंथ बनता है, और 12 मंथ से मिलके ईयर बनता है। तो इसलिए ओबेस वाला सबसे अंदर आ जाएगा हमारा ये वीक्स। ठीक है, क्योंकि सबसे कम अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो वीक्स की होती है। हमें, मैंने आपको बताया कि 7 दिनों से एक वीक बनता है, वीक से मिलके मंथ्स बनते हैं, और 12 मंथ से मिलके एक ईयर बनता है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। ये पिछले साल 2019 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं टीयर 1 में, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया इनको। अगर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके आंसर्स कितने करेक्ट रहे आउट ऑफ 10, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। और हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें takshilalearning.com, जहाँ पर अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे 6 मंथ्स 12 मंथ्स ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको सारा रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब इसको में अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जरूर आप विजिट करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।